अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान आज बिलाखिर पूरे 3 साल 9 माह बाद अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में तारीखी शिकस्त के बाद कौमी टीम ने सीरीज में नाकाबिले यकीन कमबैक किया और इंग्लैंड को अगले दोनों टेस्ट मैचेस में बासानी शिकस्त दी, जिसका सेहरा जहां साजिद खान और नोमान अली की रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस को जाता है, जिसमें इन दोनों ने पिछले 2 टेस्ट मैचों में 40 में से 39 विकेटें ली। वहीं सिलेक्शन कमेटी और कप्तान की गैर मामूली और जाराना फैसले इस कामयाबी की बड़ी वजह बने हैं, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट पर पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 500 रन से ज्यादा बनाने के बावजूद मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाने का फैसला किया। बाबर आजम, शाहिन शाह आफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप करके साजिद खान, नोमान अली और कामरान गुलाम को मौका दिया और ऑन ग्राउंड जाराना क्रिकेट खेलकर इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट को आउट क्लास कर दिया। मगर होम ग्राउंड कंडीशंस का फायदा उठाने के बाद अब पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में अगला इम्तिहान जनूबी अफ्रीका है, जबकि पाकिस्तान को अगली व्हाइट बॉल सीरीज अगले माह ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है, जिसके लिए इम्कान है कि कल कौमी टीम के नए वनडे कप्तान का नाम फाइनल हो जाएगा। बहरहाल आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अहम और खुशी का दिन है और इस मौके पर कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शान मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ना सिर्फ इस सीरीज में हमने एक अमेजिंग टर्न अराउंड किया है, बल्कि पाकिस्तान 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर ये सीरीज जीता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी खुशी है इसमें इसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। और जो जैसे आपने बात की कि कोई भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, क्रिकेट बोर्ड हो, शायकीन हो, मीडिया हो, आई थिंक सबको इस वक्त बहुत खुशी है। और इससे इससे बेहतर फीलिंग नहीं हो सकती कि जब पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आता है। नो डाउट। और इस सीरीज की इम्पोर्टेंस कितनी थी पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए भी, ऑब्वियसली क्योंकि हम 3.5 साल नहीं जीते थे, लेकिन पर्सनली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि 6 टेस्ट मैचेस में जब आपने कप्तानी की तो उसमें शिकस्त हुई, इस सीरीज के पहले मैच में हम हारे। आपके लिए पर्सनली कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है? देखिए, मैंने कैप्टनसी को कभी पर्सनली नहीं देखा। कैप्टनसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान की कैप्टनसी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो सबसे बड़ा दुख वो ये था मेरे टेन्योर में कि अभी तक पाकिस्तान ना मैच जीता था ना सीरीज जीती थी। तो आई थिंक फिर जिस तरीके से 2024 का साल गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इतना जो पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आई डोंट थिंक हमारे रिजल्ट्स थे। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि इधर से हम एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएं और इस टीम को आगे लेके जाएं। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। इसमें रिजल्ट्स लाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ होगी, जो भी चेंजेस होते हैं, या कोई भी अगर आप चीज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं, कोई आइडिया लाते हैं, वो यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इधर कैसे आगे लेके जाया जाए। तो आई थिंक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि पाकिस्तान काफ़ी मैच हार चुकी थी। अब हम किस तरीके से इस सिचुएशन में अपनी टीम को निकाल सकें और आगे लेके जा और सकें। मैं इसी सिचुएशन पे बात थोड़ा सा और करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैक टू बैक डिफीट्स के बाद क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा होता है। आपको पता है पाकिस्तान में मीडिया, फैंस, एक क्रेजी नेशन है हमारा क्रिकेट के लिए। तो जब भी आप हारते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, तो वहाँ पे अपने आप को मोटिवेट रखना और वहाँ से लड़कों को क्या आपने मैसेज दिया, जिसके बाद हमने ये एक अमेजिंग टर्न अराउंड देखा? देखें, जिस तरीके से फैंस को दुख होता है उस तरीके से प्लेयर्स को भी होता है। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स के लिए ये, मतलब, जॉब भी है एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स के लिए। तो जहां वो अच्छा नहीं करेंगे उधर रेप्रिकॉशंस होंगी, उधर पनिशमेंट्स होंगी। सीरीज के दौरान हमने काफ़ी चेंजेस की जो कभी भी अच्छी नहीं होती, कि सीरीज के दौरान आप रिप्लेसमेंट्स करते हैं, कुछ लोग अपनी जगह खो बैठते हैं। तो एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि आप जितना जीतेंगे, जितना अच्छा करेंगे एज ए टीम, उसमें उसमें प्लेयर्स को भी टाइम मिलेगा, उसमें उसमें क्रिकेट को भी टाइम मिलेगा जी। आगे आगे जाते हुए। तो आई थिंक यही चीज होती है कि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी है कि किस तरीके से हम इन 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 रिजल्ट्स को टर्न अराउंड कर सकते थे। हमारी जब प्लेयर्स में आपस में हमने सीरीज शुरू होने से पहले बात की थी कि
एक अच्छा साइन था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि डिस्पाइट लूजिंग द बांग्लादेश सीरीज हमने कोशिश की थी कि जो कोर ग्रुप है हम उसको सेम रखें टीम का। अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे स्टार्ट के बाद हम पहला टेस्ट नहीं जीते, और फिर आई थिंक हमने खुद ये सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, हमने हमने ये डिसाइड किया आपस में बैठ के कि देखें कुछ चीज़ें चेंज होना ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे बड़ी जो जो आई थिंक अकॉम्प्लिशमेंट है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की, वो ये थी कि हमने ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो रिस्की भी कंसिडर किए जा सकते थे, बट उसने पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प की, सीरीज टर्न अराउंड की। और आई थिंक प्लेयर्स को एक ही मैसेज भेजा था जब से हमने दूसरा टेस्ट मैच शुरू किया था कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे बुरी चीज़ें नहीं हो सकती, किस तरीके से हम इसे टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप कलेक्टिवली दो दो टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखें तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी थी, बट जो सबसे ज्यादा जो इंकरेजिंग साइन था वो ये था कि टीम में एक टीम हर एफर्ट बंदे थी। ने ट्रू। किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किए। और एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट मैचेस आप जीतते ही तब हैं जब 5 ओवर 5 डेज, या अगर सीरीज 15 दिन की होती है, 15 दिन में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आप कितने कंसिस्टेंटली और कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा कि बांग्लादेश सीरीज हारने के बाद भी जो कोर ग्रुप है उसको तब्दील नहीं किया गया, लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 550 रन बनाए, इंग्लैंड ने 800 से ज़्यादा बनाए, वो टेस्ट मैच फिर भी हम हार गए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमने देखा जो कोर ग्रुप है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको ड्रॉप किया गया, कुछ को रेस्ट दिया गया, नए प्लेयर्स आए, एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए जो डोमेस्टिक में थे। तो ज़रा टॉक अस थ्रू दिस कि ये किसका फैसला था, ये किसने सोचा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को बिठाएंगे। स्ट्रैटेजी में हमें एक तब्दीली नजर आई, जहां पिछले कुछ सालों से हम कोशिश कर रहे थे सीमिंग विकेट्स बनाएं और फिर फ्लैट विकेट सामने आती थी। तो ये किसका फैसला था कि हम जो है स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे और 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, अपने कोर ग्रुप को हम इन 2 मैचेस से बाहर बिठाएंगे? देखें, सबसे पहले हमने आपस में बैठे, सिलेक्शन कमेटी जब आई नहीं, जो जो लीडरशिप ग्रुप है जिसमें कैप्टन होता है, कोच होते हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है, हम लोग सब साथ बैठे और देखें टेस्ट मैच जीतने का जो तरीका है मे बी टू टेक्निकल होगा, बट टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने होते हैं, जी। वो नॉन नेगोशिएबल है। अब हम इस स्टेज पे अगस्त में हमने बांग्लादेश से क्रिकेट खेली, जब हमने अगस्त में कभी क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। फिर हमने अक्टूबर में अभी इंग्लैंड से खेली, जो फिर भी रिलेटिवली अर्ली है। नॉर्मली हम अपनी क्रिकेट खेलते हैं विंटर सीजन में। तो इस वक्त जो वेदर था, जो कंडीशंस थी उसमें, और ऑपोजिशन को देखते हुए वो ये चीज़ थी कि भाई हम 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं। फ्लैट पिच तो हमने मुल्तान में पहले मैच में देख लिया था कि फ्लैट पिच पे वो लोग गेम डिक्टेट करेंगे। तो फिर हमने ये कोशिश की कि भाई 20 आउट होंगे तो स्पिनर्स के थ्रू होंगे, तो फिर उसमें आप फास्ट बॉलर, जैसे हमने एंड में आमिर जमाल को ही खिलाया, वो इसलिए खिलाया कि उनमें ऑलराउंड एबिलिटी भी है। तो फास्ट बॉलर एक ही खेलना था, तो हमने सोचा कि ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी ने भी कि शाहीन नसीम को एक ब्रेक देते हैं, बाबर को भी एक ब्रेक दी क्रिकेट से। आई थिंक इन सब ने बहुत क्रिकेट खेली, और समटाइम्स आई थिंक थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना बुरी चीज़ नहीं है। आप दुनिया में देखें बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स ने ऐसे टाइम ऑफ लिया, और वो जब वापस आए उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट तब खेली है। आई थिंक बहुत सारे बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और फिर हमने देखा कि अच्छा अब हमने स्पिन विकेट बनानी है, तो हमारे इस वक्त कंट्री में बेस्ट स्पिनर्स कौन है। तो हमने जिस तरीके से बांग्लादेश में सीम को प्रेफरेंस दी थी, इधर हमने अपने जो 4 रेगुलर स्पिनर्स थे वो इंडक्ट किए, फिर साथ में हमारे पास कुछ पार्ट टाइम ऑप्शंस भी थे। और हमने कहा एज अ बैटिंग यूनिट हम जो भी हमें कंडीशंस मिले हम अपने बॉलर्स को सपोर्ट करेंगे, एक अच्छा स्कोर लगा कर देंगे बोर्ड पे, और स्पिन विकेट्स बनाएंगे जहां हमें लगता है कि हम इंग्लैंड की 20 विकेटें ले सकें। राइट। और क्योंकि जब जब ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी और आपने कहा 20 विकेट लेने हैं, उसके बगैर आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते, तो 2 एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स सामने आए। नुमान अली हु इज 38 ईयर्स ओल्ड, इसके अलावा साजिद खान 31, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, बट इन्होंने एक तरीके से कम किया। और इससे पहले मैंने कुछ देखे थे बयानात जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे पास वो स्पिनर्स नहीं है जो शायद 20 विकेट ले सकें, बट आप कॉन्फिडेंट थे इस तरह की विकेट्स होंगी, इन रिसोर्सेज के साथ आप 20 विकेट ले सकेंगे इंग्लैंड के खिलाफ? नहीं, आई थिंक जिस पर्टिकुलर बयान की आप बात करें, आई थिंक वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था। आई थिंक अजहर भाई एक एक क्वालिटी कोच हैं, एक हमारी टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं। आई थिंक थोड़ा सा वो उधर उससे मिस कोट हुए थे। बात ये थी कि कंडीशंस की, आपको अगर स्पिन खिलानी है तो स्पिनर्स को आपको कंडीशंस भी देनी होंगी।
देखें, नुमान और साजिद कभी भी टीम से, जब से मैं आया था, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी जो फर्स्ट सीरीज थी उसमें हम 18 का स्क्वाड लेकर गए थे। उसमें बल्कि एंड में 19-20 प्लेयर्स हो गए थे। उसमें नुमान भी था, उसमें साजिद भी था, उसमें अबरार भी था। आई थिंक ओनली एक्सेप्शन उसमें जाहिद महमूद नहीं थे। फिर जब हम बांग्लादेश से 10 महीने बाद होम सीरीज खेल रहे थे, तो जैसे मैंने कहा, हमने दी थी सीमर्स को प्रेफरेंस। जी। तो जब आपने सीमर्स को, हमने हमने थोड़ी ग्रीन विकेट्स बनाने की कोशिश की। जब आपने सीमर्स को प्रेफरेंस दे दिया, तो इसका मतलब है कि स्क्वाड में रख के स्पिनर जब खेल ही नहीं रहा, तो स्क्वाड में रख के कोई मतलब किसी का कोई फायदा नहीं होगा, मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है ऐसी चीज। तो हमने कोशिश की कि हम 6-7 सीमर्स हमने अपने साथ रखे उस स्क्वाड में। तो ये लोग देखें, एक जो स्क्वाड की हम बात करते हैं ना, कभी कभार लिमिटेशंस होती हैं। आप 15 लेकर जा सकते हैं, आप 16 लेकर जा सकते हैं, 18 लेकर जा सकते हैं। जी। बट आपका एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, जो अराउंड 25 प्लेयर्स होते हैं। उसमें एक्स्ट्रा बैट्समैन है, एक्स्ट्रा विकेट कीपर्स हैं, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स हैं, और ये लोग हमने पहले से आइडेंटिफाई किए थे। तो नुमान और साजिद वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। जी, जाहिद को हमें रिस्ट ऑप्शन चाहिए था, रिस्ट पिन का ऑप्शन चाहिए था। तो एक्सपीरियंस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाहिद महमूद ने बहुत आउट की हैं। फिर हमने कोशिश की कि मेहरान मुमताज, जो आई थिंक एक अपकमिंग स्पिनर हैं, जो आपको उनको भी फ्यूचर इंडक्ट में किया गया काफी, स्क्वाड में। जी। उनको भी इंडक्ट किया गया कि वो आके सीखें, इन कंडीशंस में बॉलिंग करें, देखें कैसी क्रिकेट हो रही है। आई थिंक इंग्लैंड के ऑलरेडी 2 यंग स्पिनर्स खेल रहे हैं। तो एक हमने बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लिया। फिर साथ में हमारे पास आगा सलमान थे, साइम अयूब थे, कामरान गुलाम, सऊद शकील, ये सब स्पिन कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास एक एक वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस जी। यंग और पार्ट टाइम बॉलर्स थे, जिनको हमें लगा कि इन कंडीशंस में हम अच्छी तरीके से और जो मैंने यूटिलाइज आपसे कर सवाल सकते किया, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, प्लान, और फिर उस हिसाब से रिसोर्सेज को प्लेइंग 11 में लेकर आना, इस पर आकिब जावेद जो अब सिलेक्शन टीम का हिस्सा है, उनका एक बयान या इंटरव्यू का हिस्सा चल रहा है, आपने भी शायद सुना हो, जिसमें उन्होंने कहा बिल्कुल इंग्लैंड को हरा सकते हैं। दिस वाज आफ्टर वी लॉस्ट टू बांग्लादेश, कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं, आप पिच ऐसी बनाएं, 3 स्पिनर्स खिलाएं। फर्स्ट टेस्ट मैच हारे, इसके बाद आकिब भाई जो है वो आगे सिलेक्शन टीम में। तो क्या ये जो ब्रेन चाइल्ड था पूरा ये स्ट्रैटेजी, उसमें आकिब जावेद का कोई अहम रोल था? आज शाहीन शाह आफरीदी ने भी ट्वीट किया है, व्हाट एन एम्फेटिक वे टू इंट्रोड्यूस आकिब बॉल टू द वर्ल्ड। अब ये कॉन्टेक्स्ट में जरा फैंस को बता दूं, क्योंकि जब से ब्रेंडन मैकलम कोच बने थे इंग्लैंड के, तो वहां पे उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू की, तो उसको बेस बॉल का नाम दिया गया। तो अब शाहीन शाह कह रहे हैं ये आकिब बॉल है। तो आकिब साहब का इंटरव्यू भी है, तो उन्होंने एक क्रूशल रोल प्ले किया इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने में। देखें, हाँ, काफी टर्म्स सुने, कहीं कहीं शान बॉल सुना है, कहीं आकिब बॉल सुना है, कहीं बैस बॉल सुना है। देखें, सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जब सिलेक्शन कमेटी आई, देखें कभी भी आसान नहीं होता। आप मिडिल ऑफ द सीरीज में आते हैं, आपके पास 2-4 दिन होते हैं, पिच भी हमने डिसाइड करनी है, टैक्टिक्स भी डिसाइड करनी है, प्लेइंग 11 भी डिसाइड करनी है। सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हम सब एक पेज पर थे, एंड ऑब्वियसली लेड बाय आकिब भाई, और जो उनकी पूरी टीम है ऑफ ऑफ सिलेक्टर्स। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमने डिसाइड ये किया कि भाई देखें, बैटिंग हम कर लेंगे, लेकिन हमने 20 आउट कैसे करने हैं। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। वो मैंने मुल्तान के मैच, जो पहला मैच था, उसके बाद भी कुछ लोगों को बुरा लगा, बट मैंने यही कहा था कि देखें, आपने टेस्ट मैच जीतना है तो आपने 20 आउट करने हैं। हम 1000 रन भी कर लें, लेकिन अगर 20 आउट ना करें, हम शायद टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। वो एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। तो जब आकिब भाई आए, उनकी टीम आई, यही हमने डिसाइड किया कि हम किस तरीके से 20 आउट कर सकते हैं, क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं, और हम उसके लिए हारने के लिए भी तैयार थे। तो आई थिंक सबसे बड़ी जो निशानी में किसी भी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आप हर इंसान में नहीं मिलती, कि कोई बंदा आया है, नया आया है, और उसने ये कहा है कि भाई हम लोग हारने के लिए तैयार हैं, बट ये बताओ कि हम किस तरीके से जीत भी सकते जीतेंगे। हैं। तो ट्रू। रिस्क लेना, आई थिंक रिस्क के साथ ही आपको चीजें मिलती हैं, रिस्क के साथ ही ये सीरीज टर्न और अराउंड शान हुई जी, है। आप तो एक इंपॉर्टेंट बहुत बात बड़ा करें, लेसन। क्योंकि पाकिस्तानी जो आप प्लेयर्स जो हैं, जो बैटर्स हैं, उन्होंने भी इन स्पिनिंग विकेट्स पे बहुत अरसे से नहीं खेला है, क्योंकि जैसे एज वी स्पीक के सीमिंग ट्रैक्स बनाने की कोशिश थी, फ्लैट ट्रैक्स थे। तो ये वाकई बैटर्स के लिए भी एक चैलेंज होता कि वो स्पिनिंग ट्रैक पे कैसे खेलेंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में हमने देखा कि इंडिया आज दूसरा टेस्ट मैच भी हार गया न्यूजीलैंड से। चले पहले टेस्ट मैच में तो वहाँ सीमिंग कंडीशन थी, न्यूजीलैंड ने फायदा उठाया, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप वहाँ पे भी फेल हो गई। तो ये बैटर्स के लिए भी एक रिस्क होगा।
देखें, ये आपका बहुत अच्छा, आपने ना एक एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसके साथ आपने एक पॉइंट भी दिया। देखें, बहुत आसान है स्कोर कार्ड उठाना और कहना कि इसकी एवरेज ये है, इसने इतने रन्स किए हैं, इसने इतने रन्स किए हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ देखनी चाहिए, हमने यही बात की कि मैच आप कैसे जीतेंगे। मैच आप तभी जीतेंगे जब आप 20 आउट करेंगे और आपकी जो बैटिंग है वो उन कंडीशंस के हिसाब से आपको एक स्कोर पुट अप करके देगी। हमने नंबर्स को इतना हमने नंबर्स को इतना मिसलीडिंग वे में देखना शुरू कर दिया कि किसी की 50 की एवरेज है तो वो प्लेयर है, या किसी के इतने 100 है तो वो प्लेयर है। अगर प्लेयर बनना है तो वो आपकी 99 की आपकी एवरेज होनी चाहिए, आपके आपके 40-100 होने चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये 22 प्लेयरों का गेम होता है। 11 तभी जीतते हैं जब एक एक टीम वर्क होता है, कंडीशंस के हिसाब से आप अडेप्ट करते हैं और आप अपनी टीम के लिए ऐसी कंट्रीब्यूशन करते हैं जो टीम के उसमें उसके फायदे में आती है। तो एज अ बैटिंग यूनिट, हमने जब से मैंने कैप्टनसी टेक ओवर किया था कि हमने जो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग की है, स्पेशली 2024 में, चाहे वो सिडनी टेस्ट है, चाहे वो बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस हैं, चाहे वो इंग्लैंड के तीनों टेस्ट मैचेस हैं, बैटिंग में हमने फर्स्ट इनिंग्स में हमेशा गेम सेट करके दिया है। उसके बाद आप गेम तभी जीतेंगे अगर आप उस बैटिंग एफर्ट के साथ पहली 10 विकेटें लीड के साथ लेंगे। तो हमें हमें फॉर्चुनेटली इनफ इस सीरीज में हमें वो पोजीशंस मिली कि हमने लीड ली और हम वो गेम ड्राइव कर सके। और देखें, सबसे बड़ी जो मैंने पहले भी आज आज प्रेस में भी कहा कि मैं अपने बैटिंग यूनिट को, और बैटिंग यूनिट सिर्फ टॉप 6 बैट्समैन नहीं होता, बैटिंग यूनिट 1 to 11 होता है। अगर आप दुनिया की बेस्ट टीम्स देखें, जब इंग्लैंड नंबर 1 होता था एंड्रू स्ट्राउस के अंडर, तो उनके लिए ग्रैम स्वॉन, टिम ब्रेजनन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये लोग 25-25 रन्स करते थे। आज ऑस्ट्रेलिया की अगर टेस्ट टीम है, उधर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड, ये लोग भी इनको 70 से लेके 100 रन्स करके देते हैं। तो हमारी टेल ने भी हमें रन्स करके दिए, हमारे मिडिल ऑर्डर ने भी किया, और सब ने कहीं ना कहीं, ये इवन ओपनर्स ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। अब्दुल्ला ने 100 किया, कहीं 50 किया, साइम ने 3-4 50 किए। जी। जब ये कंट्रीब्यूशंस आती हैं, और हमारे बैटिंग यूनिट का एटीट्यूड ये था कि भाई हमारी एवरेजेस गिर जाएं, हमारे स्टैट्स गिर जाएं, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आप बिल्कुल सही उन्होंने कह रहे ये हैं, रिस्क खासतौर पे ली। इन विकेट्स पे और अगर कैमियो भी हो आपका 35-40 रन का क्रूशल टाइम पे, तो वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और हमने देखा नुमान अली ने भी किया, साजिद बिल्कुल खान ने भी किया। कुछ इंडिविजुअल्स पे पहले मैं बात करना चाहूँगा। जब बाबर आजम, शाहिन शाह, नसीम शाह को ड्रॉप किया गया, ऑब्वियसली स्टार प्लेयर्स हैं बट आउट ऑफ फॉर्म थे, नई स्ट्रैटेजी आई। बतौर कैप्टन कितना प्रेशर था आप पे, क्योंकि आप फैंस हैं इन ऑब्वियसली बड़े नामों के, लेकिन इनको ड्रॉप करके आप प्लेइंग 11 में जा रहे हैं, टेस्ट मैच में जा रहे हैं, प्रेशर था? कितना मुश्किल था ये सिलेक्टर्स के लिए भी, आपके लिए भी, बाबर आजम, शाहिन शाह, इनको ड्रॉप करना टीम से? देखें, वो कहते हैं ना कि हमेशा मेथड होना चाहिए कोई भी चीज़ करने का। आई थिंक हमारी तरफ से मैसेज यही था कि ये उनको ज़रा सी एक ब्रेक दी जा रही है, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान की बहुत क्रिकेट है और पीछे भी ये 3 फॉर्मेट्स वाले प्लेयर थे। कहीं नज़र आया कि हाँ, थोड़ा सा इनको ब्रेक चाहिए, इनकी बॉडीज रिकवर करेंगी, थोड़ा टाइम मिलेगा इन्हें, और फिर जब ये आएंगे, ये हैं पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान को हमेशा ज़रूरत रही है और रहेगी। और देखें, अच्छी चीज़ ये थी कि जिन लोगों ने आके वो बूट्स फिल किए हैं, जैसे कामरान गुलाम आया, उसने पहले मैच में ही 100 सेंचुरी, किया, ट्रू। या फास्ट बॉलर्स को हमने स्पिनर से रिप्लेस किया, उन्होंने 40 में से 39 विकेटें उन्होंने ली। साथ में बैटिंग में उन्होंने हमें वो दिया। तो देखें, कभी भी आसान नहीं होता, बट एज ए लीडर आपको आपको प्रेशर थोड़ा सा सोक करना होता है, अपने लिए भी, अपने ऊपर भी जो आता है, और अपने प्लेयर्स के लिए भी। और हमारा मैसेज क्लियर था टीम के लिए कि देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा हम चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम सही करें, और हमेशा कोई ना कोई इंडिविजुअल तो स्टैंड आउट करेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उसके साथ, वो किस तरीके से उसका साथ देंगे, किस तरीके से हम छोटी छोटी जो क्रिकेट की नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करेंगे। और आई थिंक हमें, जैसे इस टेस्ट मैच में आई फेल्ट के जो हमारी ग्राउंड फील्डिंग थी, मुझे लगा कि हमने इंग्लैंड से बहुत बेहतर फील्डिंग की, और हमें रिजल्ट्स भी उसके मिले, कैचेस भी हमने अपने पकड़े, और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको टेस्ट मैचेस जिताती हैं। और जैसे आपने कहा कि इस पूरी सीरीज में चिप इन करते रहे ओपनर्स भी, मिडिल ऑर्डर भी, लेकिन 2 प्लेयर्स ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही। वैसे पहले मैच में आपने भी बड़ा ज़बरदस्त 150 किया था। सऊद शकील ने इस मैच में जो 100 किया, सलमान आगा, उनका जो एक टेम्परमेंट है टेल के साथ खेलने का, जैसे आपने कहा वो आखिर के रन्स बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों, क्योंकि अभी भी रिलेटिवली यंग है टेस्ट क्रिकेट में, ये इनकी परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप?
देखिए मेरे लिए जो सबसे बड़ी, मुझे मुझे पता है वो कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। हम्म। पूरे पाकिस्तान को पता है वो कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, बट आई थिंक पर्सनली मैं उन दोनों को देखता हूँ, पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स। आई थिंक काफ़ी उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं दोनों में, और हमेशा मैंने कोशिश ये की है कि मैंने इन्वॉल्व किया है प्लेयर्स को, चाहे वो जूनियर वाले स्पेक्ट्रम में हो, चाहे वो सीनियर वाले स्पेक्ट्रम में हो, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये टीम गेम है और सबकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, सबको आइडियाज चिप इन करने होंगे, सबको आइडियाज देने होंगे। तो आई थिंक ये दो लोग हैं जिनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती हैं, वेदर परफॉर्मेंसेज हो, वेदर आइडिया सजेशंस हो, प्लस जो इन दोनों ने मेच्योरिटी दिखाई है स्पेशली इस सीरीज में। देखें कभी भी आसान नहीं होता जब आप गिरे हुए होते हैं, बट आई थिंक एब्सोल्युटली। ये यही वो लोग थे जो हम लोग एक साथ जुड़े रहे, हमने बिलीफ रखा कि भाई हम ये सीरीज जीत सकते हैं, एक दूसरे को उठाया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की, और आई थिंक देखें एट द एंड ऑफ द डे हम घर से ज्यादा एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो आई थिंक जो कमराडरी थी, जो जो एक वो ब्रदरहुड था, वो बहुत अच्छा था इस टीम में, और ये वो दो कैरेक्टर्स थे जो टीम के इंटरनल लीडरशिप ग्रुप में लीडर्स थे, और उन्होंने इस सीरीज में बहुत मेच्योरिटी दिखाई। और जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं तो साजिद खान को नहीं भूल सकते। ओमान अली, साजिद खान दोनों ने 39 विकेट्स लिए 40 में से। बट साजिद खान का जो एग्रेशन है, जो उनका एटीट्यूड है, वो स्पिनर का कम फास्ट बॉलर का ज़्यादा लगता है। और मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप टेस्ट मैच में हो, 5 दिन आपने गुजारने हैं, वहाँ पे ऐसे पीरियड्स भी आते हैं जब आपको विकेट नहीं मिल रही होती, लेकिन ये कैरेक्टर्स जो है टीम को उठा के रखते हैं, और आई एम श्योर आपको भी बड़ा मोटिवेट करते होंगे। बिल्कुल, आई थिंक जो हमने वो कहा था कि इतना एफर्ट रखो कि मतलब खून पसीना अपना एक कर दो ग्राउंड में। आई थिंक साजिद ने लिटरली अपना खून खून दिया इस मैच में, जो उसको बॉल लगा था। बट देखें मेरे लिए पर्सनली वेदर वो सिलेक्शन होती है या जो भी होता है, उसमें मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो किसी का कैरेक्टर होता है, क्योंकि देखें आई थिंक कैरेक्टर वो चीज़ होती है जिसमें आप ब्लाइंडली फिर अपने प्लेयर को ट्रस्ट कर सकते हैं। और साजिद में वो चीज़ नज़र आई कि भाई कहीं भी, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, आप आई थिंक ब्लाइंडली उसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा 100 से ज़्यादा फीसद अपनी एफर्ट देगा। तो स्किल देखें, स्किल आई थिंक इस लेवल पे 19-20 होती है। एक टीम को, एक अच्छी टीम बनना, दुनिया में आपको कैरेक्टर्स चाहिए, और आई थिंक एम्फेसिस हमारी यही रही है कि हम ऐसे ही कैरेक्टर्स अपनी टीम में लाएं, जो जो किसी भी वक्त टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टू क्विक क्वेश्चंस। वैसे तो अभी ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, आप सेलिब्रेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन आपको पता है वो कैप्टन की जो थिंकिंग कैप होती है वो आपको डालनी पड़ेगी बहुत जल्द, और सोचना पड़ेगा आप साउथ अफ्रीका में जो 2 टेस्ट खेलने हैं, आपने कप्तानी करनी है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, फिर आपने सोचना है कौन सी रिसोर्सेज चाहिए आपको 20 विकेट साउथ अफ्रीका में लेने के लिए, वहाँ पे बैटर्स के लिए भी एक नया चैलेंज होगा। सो डू यू थिंक इतने रिसोर्सेज हैं, या आपको लगता है कि वक्त चाहिए डेवलप करने के लिए, और क्या इसी कॉम्बिनेशन को वहाँ कंटिन्यू किया जा सकेगा या कुछ चेंजेस होंगी फिर? नहीं देखें, उसमें टाइम है, बट आई थिंक हम अपना होमवर्क प्रॉपरली करेंगे, हमने हमेशा किया। आई थिंक इस सीरीज में भी जो एक कॉन्शियस चीज़ थी मेरी तरफ से, मैंने हमेशा कोशिश की कि इसमें एक प्रॉपर होमवर्क करके जाऊं। इंग्लैंड इंडिया की सीरीज काफ़ी क्लोजली फॉलो की, उसकी जो फिल्म है वो जो हमारे एनालिस्ट हैं उनके साथ बैठ के काफ़ी डिस्कशंस की, दूसरे लोगों से काफ़ी पूछा। देखें अब क्रिकेट इतना एक ग्लोबल गेम बन गया है कि आप एडवाइस एडवाइस देने लेने के लिए बहुत सारे आपके पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो साउथ अफ्रीका भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। फॉर्चुनेटली इनफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ अफ्रीका पहले भी गए हुए हैं। हम लोग 2019 में गए थे टेस्ट सीरीज खेलने, हाँ। उसमें से बहुत लर्निंग्स थी, उसमें काफ़ी क्लोज भी टेस्ट मैचेस थे। जी हम 3-0 ज़रूर हारे, बट उसमें काफ़ी इंकरेजिंग साइंस है। और जहाँ तक आपने बात की रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बस उसी की बात है किस तरीके से हम उन्हें बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। और कहते हैं ना क्रिकेटिंग टर्म्स में या स्पोर्टिंग टर्म्स में कि कप्तान के लिए कुछ अच्छे हेडेक भी होते हैं, और उसमें वो होता है कि जब आपके ज़्यादा प्लेयर्स हो और आपको पता है कि अब मेरे किसको खिलाना है, वो सिनेरियो बेहतर है उससे कि जब आपके पास कोई प्लेयर्स ही ना हो। तो अब आप कैसे देखते हैं ये जो बड़े नाम थे, बाबर आजम, इनको अगर दोबारा प्लेइंग 11 में आना है, एक कामरान गुलाम ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये परेशानी है आपके लिए, आप इसको ले रहे हैं कि हाँ इट्स अ गुड हेडेक टू हैव? नहीं, इट्स ऑलवेज अ गुड हेडेक टू हैव। एंड देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं एक वक्त। आपको अपने
एस्टैब्लिश प्लेयर्स से मैच जितवाने होते हैं, किस तरीके से आप उनको सेटअप कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंसेज अपनी बेस्ट हैं, वो वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आप चाहते हैं ग्रो करें इनटू वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे होते हैं टीम के लिए। जैसे हमने बात की सऊद है, सलमान है, मतलब ये वो लोग हैं जो जिनमें वो क्वालिटी है उधर तक पहुंचने की। फिर थर्ड होते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं। हमने आमिर जमाल में इन्वेस्ट किया है, हमने साइम अयूब में, अब्दुल्ला शफीक में, हुरैरा में इन्वेस्ट किया है। तो अब वो इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और फिर साथ में आपने रिजल्ट भी देना है। तो ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ लगती है कि बस विन और लूज, लेकिन इसमें आई थिंक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं जो आपको साथ लेके चलनी होती हैं। सही। और पर्सनली आपके हवाले से क्योंकि आज भी हमने देखा सिर्फ 6 बॉल खेले लेकिन इंटेंट आपने शो किया, 23 रन स्कोर किया। अब आपका जो फ्यूचर है बतौर क्रिकेटर वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, वही आपका फोकस है, या वाइट बॉल के हवाले से भी आपके अभी भी प्लान्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के? नहीं देखें, पर्सनली मैंने कभी वाइट बॉल के प्लान्स कभी गिव अप नहीं किया। आई थिंक जो मेरी लास्ट रिप्रेजेंटेशन थी वो T20 वर्ल्ड कप में थी। हम 2022 लोग में। जी। फाइनल तक गए, अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं खेले, फाइनल नहीं जीते। उसमें पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर था। आई थिंक वनडे में, डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट है उसमें मेरी वन ऑफ द हाईएस्ट लिस्ट ए एवरेजेस रही हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक अराउंड 2015 से लेके जब से मैं खेला हूँ 2024 तक अभी तक। तो देखें, ख्वाहिश कभी नहीं जाएगी। PSL में अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट PSL जो डिसअपॉइंटिंग था, वरना बाकी PSLs में काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स रहे एज ए प्लेयर एंड एज ए टीम। तो देखें, फिटनेस हमेशा मैंने अपने आप को फिटनेस को प्रायोरिटी दी है, और हमेशा अपने गेम की कोशिश की है कि किस तरीके से गेम को बेहतर कर सकता हूँ। और हमेशा देखें, मैं कोशिश करता हूँ मैं जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो। हमेशा रन्स डालें बोर्ड पे, और कोशिश ये की है कि उसको ज़रूर रिकग्निशन मिले। और पाकिस्तान के लिए जैसे लास्ट ईयर तक मैं तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, कोशिश यही है कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करूं। और चेयरमैन PCB से भी आपकी मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब से क्रिटिसिज्म उन पर भी हो रहा था, प्रेशर उन पर भी डेवलप हो रहा होगा, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा, क्या कहा उन्होंने फिर आज की परफॉर्मेंस के बाद? नहीं देखें, वे वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बात बोली थी कि इवन बांग्लादेश सीरीज़ के बाद हमें कंटिन्यूटी मिली, अभी भी हमें काफ़ी हद तक कंटिन्यूटी मिली है। उन्होंने आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट में आके, आप ग्राउंड्स देख लें, ग्राउंड्स का स्ट्रक्चर देख लें, किस तरीके से ग्राउंड्स बन रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, किस तरीके से चैम्पियंस कप इस वक्त कराया। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अंडर द रेडार चली जाती हैं। चैम्पियंस कप एक ऐसी चीज़ थी जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें एक्सपोजर थोड़ा सा एज क्लोज टू इंटरनेशनल क्रिकेट मिला, मतलब इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ कोचिंग स्टाफ। देखें, बहुत सारी आई थिंक सर ने बहुत आके अच्छी चीज़ें की हैं, और उन पे भी प्रेशर था। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे अभी तक, तो हम सब बहुत खुश हैं एज ए टीम, एज ए प्लेइंग ग्रुप, के जो भी उन्होंने हम पे जो यकीन रखा है, हमने किसी तरीके से उनको वो ट्रस्ट थोड़ा लुटाया है। और आई होप कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहें आगे। बहुत बहुत शुक्रिया शान मसूद, आपने वक्त निकाला। लक फॉर द फ्यूचर। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी आप इसी तरह करते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छे रिजल्ट्स शो करे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जस्टिस याया आफरीदी ने आज पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ ले लिया है। इनकी तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर में हुई जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने पहले ही रोज एक बड़ा फैसला किया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली करके जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कमेटी का बायकॉट कर दिया था। मगर आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कमेटी की दोबारा तश्कील नौ करके जजेस कमेटी में 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल कर लिया है, जबकि अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा नए चीफ जस्टिस के आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ हो गई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग 28 अक्टूबर यानी पीर को बुलाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।
इस फुल कोर्ट मीटिंग में क्या अमूर ज़ेर बहस आ सकते हैं? चीफ जस्टिस याया आफरीदी अदलिया में तकसीम और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूल को यकीनी कैसे बनाएंगे और इस समेत दीगर चैलेंजेस पर कैसे काबू पाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा कि कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो गए, आज याया आफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है और कल जो रेफरेंस था फुल कोर्ट रेफरेंस, उसमें हमने देखा कि 6 जजेस ने बाइकआउट किया। मंसूर अली शाह साहब ने सख्त तनकीदी खत लिखा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। ये इस वक्त जो जुडिशरी है हमारी और खासतौर पर आला अदलिया, उसको आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? क्या हालात उससे बेहतर हैं जब काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था, या उससे बुरे हालात हैं आज? मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज्यादा बुरी सिचुएशन है। एक क्राइसिस क्रिएट किया गया है जुडिशरी के इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। मैं समझता हूँ कि जिस 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे जुडिशरी की जहाँ एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस है, जहाँ वो तो मुतासर हो ही रही है, मगर उसकी जो इंटरनल वर्किंग है उस पे भी बहुत बड़े उस चैलेंजेस अब सामने पेश आएंगे। एक तो जिस तरीके से 26वीं तरमीम में ये चीफ जस्टिस की सिलेक्शन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी, दूसरा जो आईनी बेंचेस का एक वो सिलसिला जो शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ इन दोनों चीजों से जुडिशरी में इंटरनली डिविजन्स बढ़ने की तवक्को है। उसको अब कैसे टैकल किया जाए, वो अब फिलहाल तो याया अफरीदी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है। सलाउद्दीन साहब, 3 तरजीहात बताई थी याया आफरीदी साहब ने कल। उन्होंने कहा ट्राइकोटमी ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, जजेस की इज्जत को इंश्योर करना। अब ये 26वीं तरमीम के बाद आपके ख्याल में अदलिया क्या ऐसे कोई इकदाम उठा सकती है जिससे जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो बरकरार रहे? आपके ख्याल में इस तरमीम के बाद वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? देखें, कोशिश पार्लियामेंट की तरफ से तो यही है कि उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय किया जाए और अदलिया को अपने ताबे, हुकूमत के ताबे किया जाए। अब अदलिया की तरफ से उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, मैं समझता हूँ एक सुनने में सुबह में आ रहा था कि सबसे पहली चीज ये की है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को रिस्टोर किया है। वो तो पहला एक अच्छा कदम है। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो सबसे अहम चीज है कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए। वो भी सुबह कुछ मैंने देखे थे रूमर्स के शायद ऐसी पीर के दिन कॉल की जाएगी। जी बिल्कुल जी। ये फिर उस फुल कोर्ट के सामने रखना चाहिए कि अब दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में, नेचुरली अभी तक कोई जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी नहीं हुई, ना ही कोई आईनी बेंच अभी तश्कील दी है। अब उस फुल कोर्ट को मंडे मॉर्निंग बैठ के फिर डिसाइड करना चाहिए कि अब आगे इन पिटिशंस को कैसे ट्रीट करना है, इनको टेक अप करके इन आईनी तरामीम को की जो लीगैलिटी है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन की भी बात हुई है, प्रोसीजरल अल्ट्रावायरीज की भी उन पिटिशंस में बात हुई है, तो उनको कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज फुल कोर्ट ही मैं समझता हूँ उसको ये डिसाइड करना चाहिए। वरना अगर डायरेक्टली कोई और इकदाम लिया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट में मजीद डिसेंशंस होंगी और जो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की गई हैं इस 26वीं तरमीम के तहत, वो आगे तूल पकड़ेंगी। अब जैसे आपने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद एक डिवीजन क्रिएट हो गई है आईनी बेंचेस के हवाले से, तो अब इसका बेहतर तरीका क्या है? क्या जेसीपी जब अपॉइंट करने बैठे आईनी जजेस को,
तो क्या सीनियरिटी प्रिंसिपल्स अप्लाई करके टॉप 5 टॉप 7 जितने भी जजेस उन्होंने लगाना है बेंचेस में, बेहतर तरीका ये है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए या पिक एंड चूज किया जाए? क्योंकि लेट्स सपोज एक मफरूजा है, अगर जस्टिस याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस तो बन गए हैं, लेकिन अगर वो आईनी बेंचेस में नहीं होते, यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जज नहीं बनते या मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते, तो क्या उससे इशूज ज्यादा बढ़ेंगे आपके ख्याल में? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं कि अब जो आईनी दरखास्त जो पिटिशंस जो पेश की गई हैं उनमें दो तीन इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जो आईनी तरमीम है उसको बिल्कुल फ्रॉम इंसेप्शन, जिसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, वो डिक्लेयर किया जाए और ये कहा जाए कि उसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है, चूंकि उसमें कई रीजंस दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हाउसेस कंप्लीट नहीं थे, कोअर्शन एक्सेट्रा, प्रेशराइजेशन वगैरह। एक तो वो चैलेंजेस हैं। दूसरा जो इशू रेज किया गया है कई जगह से, वो इशू रेज किया गया है कि जिस जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस बनानी थी, वो जुडिशल कमीशन ही डिसफंक्शनल है, क्योंकि उसमें वो एक आर्टिकल 175A में एक लकूना छोड़ दिया गया है कि उस जुडिशल कमीशन का एक मेंबर है जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील नहीं हो सकती तब तक वो सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं हो सकता, और सीनियर मोस्ट मेंबर जब तक नहीं है तो तब तक वो जुडिशल कमीशन वजूद में नहीं आ सकती। अलबत्ता एक आर्टिकल में एक उनकी क्लैरिफिकेशन जरूर है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई वेकेंसी या एब्सेंस हो किसी भी वो जो 13 मेंबर्स में से किसी की एब्सेंस या वेकेंसी हो तो उससे उसकी प्रोसीडिंग्स इफेक्ट नहीं होंगी, मगर वेकेंसी तो तब होती है कि जब वो ऑफिस क्रिएट किया जाए उसमें वेकेंसी आए, और एब्सेंस ये होती है कि अगर कोई शख्स उस ऑफिस को होल्ड कर रहा हो और वो किसी वजह से मीटिंग अटेंड ना कर सके तो वो एब्सेंस होती है। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ऑफिस क्रिएट ही नहीं किया, तो आई थिंक देयर इज अ सीरियस आर्ग्यूमेंट कि सलाउद्दीन साहब, आपने ये whether कहा कि एक ऑप्शन ये भी है कि जो 26वीं तरमीम है उसको वॉइड अब इनिशियो करार दे दिया जाए, तो इसके लिए तो आईनी बेंचेस तो नहीं है, तो ये तो फिर आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त फुल कोर्ट है या जो जजेस हैं 17 इस वक्त जजेस, उनकी तरफ से ये फैसला है। लेकिन ये कैसे आ सकता है, क्योंकि अब तो कहा है कि कोई भी आईनी मैटर हो तो वो फिर जो है आईनी बेंचेस ही सुनेंगी। और दूसरा सबसे मोर इम्पोर्टेंटली, डू यू थिंक जस्टिस याया आफरीदी साहब इस हद तक आगे जाएंगे? क्योंकि अब तक हमने जो उनका करियर देखा है वो बड़े नॉन कन्फ्रंटेशनल टाइप के जज। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ सिर्फ याया अफरीदी साहब की बात नहीं है। जो भी आई थिंक इस चीज इन मामलात में डिसीजन होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की मशावरत से होना चाहिए। अब बात आपने जो सवाल पूछा कि जब आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि सिर्फ आईनी बेंचेस की जुरिस्डिक्शन होगी, मगर अगर एक डिफेक्ट यूं पे आ जाता है कि वो आईनी बेंचेस तश्कील करने का कोई तरीक़ेकार ही नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन के जो तरमीम है उसमें लकूना छोड़ दिया गया है। तो व्हेन देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो फिर ये भी एक सवाल होगा फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आया फिर उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, इस वरना इट कांट इंडेफिनिटली स्टे इन अ चिकन एंड एग सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मशरिक वस्ता में ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर जारी हमलों और जवाबी हमलों ने खत्ते में एक मुस्तकिल रवायती जंग के खतरात में इजाफा कर दिया है। रवां साल अप्रैल में इजराइल की जानिब से दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें आज सुबह मजीद तेजी आ गई है, क्योंकि इजराइल ने 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों के जवाब में आज ईरान के मुतअद्दिद फौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया है। मगर ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान के मजबूत एयर डिफेंस निज़ाम ने इन मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया है।
ताहम ईरान की जानिब से इन हमलों में अपने 2 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इजराइल ने ईरान के 20 शहरों में फौजी अड्डों और दिफाई तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसका खास हदफ पासदाराना इनकलाब के ठिकाने और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज थे। अमेरिका ने भी ईरान पर इजरायली हमले की तस्दीक करते हुए इसे इजराइल का दिफाई हक करार दिया है और कहा है कि इजरायली हमले में ईरान के जौहरी तनसीबात या ऑयल फील्ड्स को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि ये हमला फौजी तनसीबात तक महदूद रहा। इजरायली मीडिया के मुताबिक आज होने वाले ये हमले कई घंटों तक जारी रहे, जिसकी वीडियोस भी ईरानी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर नशर की गई, जिसमें ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम को फिजा में इजरायली मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हुए देखा जा सकता है। ईरान की जानिब से इजरायली मिसाइलों को फिजा में मार गिराना टेक्नोलॉजी के लिहाज से मायने खेज करार दिया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान रूस की मदद से यह टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हुआ है। इस हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एक मौसर फिजाई दिफाई निज़ाम मौजूद है। ईरान का दिफाई निज़ाम मोबाइल नेटवर्क और फिक्स रडार स्टेशन पर मुश्तमिल है। ईरान के दिफाई निज़ाम में एंटी एयरक्राफ्ट गन और ज़मीन से फिजा में मार गिराने वाले मिसाइल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मकामी सतह पर तैयार करदा जदीद सलाहियतों के हामिल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनके तहत ईरान 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर से जायद फासले पर दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट करके नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियाद गजा में इजराइल की नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ हैं, मगर दुनिया इस नस्लकुशी को रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। पिछले 48 घंटों के दौरान भी इजराइल के 7 हमलों में 77 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि 1 साल से जायद अरसे के दौरान मजमूई तौर पर गजा और मगरबी किनारे में इजराइल 42,900 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है, जबकि 1 लाख से जायद फलस्तीनी इस दौरान जख्मी हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।